इंसानों ने कुछ हद तक मौसम को कंट्रोल करना सीख लिया है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हम जहां चाहे वहां बारिश करा सकते हैं आर्टिफिशियली। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका ऑलरेडी कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। चाइना जैसे देशों ने तो मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं इस टेक्नोलॉजी पर। लेकिन अब आप चाहें तो इसका सेल्फिश रीजंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डर है आपकी शादी में कहीं बारिश ना हो जाए, तो फ्रांस में एक कंपनी क्लाउड सीडिंग की सर्विसेज ऑफर करती है। आप इस कंपनी को 1 करोड़ देंगे, ये क्लाउड सीडिंग करके ये इंश्योर करेंगे कि आपकी शादी के दिन कोई बारिश नहीं होगी। ये सुनकर सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही अच्छी है तो हमारे देश में जो पानी को लेकर प्रॉब्लम्स होती हैं, ड्राउट्स आते हैं, कहीं पर ज्यादा बारिश हो जाती है, उससे आने वाले फ्लड्स, कहीं पर पानी की कमी, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता। आज के इस वीडियो में आइए दोस्तों समझते हैं क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को गहराई से। But have we come to the point where we can control the weather? Cloud seeding is already used in China and Thailand to tackle air pollution. ये है प्रॉपर क्लाउड सीडिंग का नतीजा। क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें समझना होगा क्लाउड्स के बारे में। आखिर ये बादल होते क्या हैं और कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम सबने स्कूल में पढ़ा था दोस्तों 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम पानी की बात करें तो पानी में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, आइस यानी बर्फ, लिक्विड वाटर पानी और गैस वाटर वेपर। अब अगर किसी चीज का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन होता है तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है। जैसे बर्फ अगर पिघल के पानी बनती है तो इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। पानी जब दोबारा से बर्फ बनता है तो इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। पानी जब वाटर वेपर बनता है तो इसे इवेपोरेशन या वेपराइजेशन कहते हैं। और वाटर वेपर जब दोबारा से वाटर बनता है तो इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। बड़ी ही बेसिक चीज है, लेकिन कंडेंसेशन शब्द को याद रखना क्योंकि आगे वीडियो में मैं इसका काफी इस्तेमाल करूंगा। अब होता क्या है, जमीन पर हमारी हवा में काफी सारा वाटर वेपर मौजूद होता है। हवा में अगर बहुत ज्यादा वाटर वेपर मौजूद है तो हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है हवा में। कम वाटर वेपर है तो कम ह्यूमिडिटी है। अब ये वाटर वेपर जब ऊपर जाता है, आप जानते ही हो जितना ज्यादा हम जमीन से ऊपर जाते हैं, जितना ज्यादा ऑल्टीट्यूड बढ़ता है उतनी ज्यादा ठंड भी बढ़ती है। जैसे कि पहाड़ियों के ऊपर काफी ज्यादा ठंड होती है। अब जब ये वाटर वेपर हायर ऑल्टीट्यूड पर मौजूद होता है, ठंड की वजह से कंडेंसेशन होती है। ये वाटर वेपर वाटर में बदल जाता है, बहुत ही छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। यही वाटर ड्रॉपलेट्स जब हवा में ऊपर सस्पेंडेड रहती हैं तो हमें बादल दिखते हैं। एक्चुअली यही क्लाउड्स हैं। ये छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स जो क्लाउड्स को बनाती हैं, ये बहुत छोटी हैं, इतनी छोटी कि 1 मिलीमीटर का भी 1/100th इनका डायमीटर है। और एक बादल में ऐसी मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स होती हैं। अगर कोई बादल और भी ज्यादा हायर ऑल्टीट्यूड पे मौजूद है तो हवा और भी ज्यादा ठंडी हो जाती है। इसका मतलब कंडेंसेशन ही नहीं बल्कि फ्रीजिंग भी हो जाती है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स बर्फ के छोटे क्रिस्टल्स में बदल जाती हैं और आइस क्रिस्टल्स से क्लाउड बनते हैं। तो इस सेंस में देखा जाए तो 2 तरीके के बादल हैं, एक जो वाटर ड्रॉपलेट से बनते हैं और दूसरे जो आइस क्रिस्टल से बनते हैं। इन दोनों के बीच में आसानी से फर्क बताया जा सकता है। जो आइस क्रिस्टल के क्लाउड्स हैं वो और ज्यादा ऊपर मौजूद होते हैं, दिखने में उनकी कोई क्लियर बाउंड्री लाइन नहीं होती और वो ज्यादा पतले होते हैं। जो मोटे मोटे बादल आपको जमीन के ज्यादा पास दिखते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट से बने हुए बादल हैं। अच्छा, ये समझ लिया तो अगला सवाल उठता है कि इन बादलों से बारिश कैसे होती है। होता क्या है दोस्तों कि ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, जब ये कलेक्ट होती रहती है और ड्रॉपलेट्स आती रहती हैं, बादल बड़ा होता रहता है, तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, एक दूसरे में जाकर मिक्स हो जाती हैं, बड़ी ड्रॉपलेट्स बनती हैं। ये बड़ी ड्रॉपलेट्स और ऊपर जाकर फ्रीज होकर आइस क्रिस्टल्स बनती हैं और आइस क्रिस्टल्स भी कोलाइड करके एक दूसरे के साथ बड़े आइस क्रिस्टल्स बनते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक ये आइस क्रिस्टल्स इतने बड़े नहीं हो जाते कि इनके वजन की वजह से ही ये जमीन पर नीचे गिरने लग जाए। और जब ऐसा हो जाता है तब ये आइस क्रिस्टल्स जमीन पर गिरते हैं। नीचे गिरते समय अगर हवा का तापमान ठंडा है तो ये बर्फ की तरह नीचे गिरेंगे और स्नोफॉल होगी। अगर हवा गर्म है नीचे जमीन पर तो ये पिघल जाएंगे और बारिश की तरह नीचे गिरेंगे। कुछ इस तरीके से बारिश होती है। अब क्लाउड सीडिंग की बात करी जाए तो इंसानों के इतिहास में इस टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है बाय चांस, एक एक्सीडेंट की वजह से। ऐसी चीजों के लिए एक इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया जाता है सेरेंडिपिटी। इसका मतलब है बाय चांस कुछ ऐसी चीज होना जिससे हमें फायदा मिले। सेरेंडिपिटियस डिस्कवरी का एक बड़ा एग्जांपल है वैक्सीन की डिस्कवरी होना। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, ये बाय चांस हुआ था। इस चीज की बात डिटेल में मैंने वैसे रेड प्लेग वाले वीडियो में करी थी, अगर आपने नहीं देखा इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्लाउड सीडिंग भी एक सेरेंडिपिटियस डिस्कवरी थी। साल 1943 की बात है। डॉक्टर विंसेंट शेफर एक अमेरिकन केमिस्ट और मीटियोरोलॉजिस्ट थे। ये रिसर्च कर रहे थे एयरक्राफ्ट आइसिंग और प्रेसिपिटेशन के ऊपर। साल 1946 में इन्होंने अपनी रिसर्च में एक कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया, एक ऐसा बक्सा जो काफी ठंडा था। किसी और चीज की टेस्टिंग करते वक्त ये अपने एक्सपेरिमेंट्स में अक्सर ब्रीद आउट करते थे इस ठंडे बक्से के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं हमारी सांस जो बाहर निकलती है हमारे मुंह से, उसमें वाटर वेपर होता है और अगर बाहर ठंड है तो कंडेंसेशन होगी। यही चीज होती हुई इन्होंने नोटिस करी। ये चीज वैसे आप खुद भी देख सकते हैं ठंड के मौसम में जब आप बाहर जाएंगे और आप बाहर सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ धुआं सा निकल रहा हो मुंह से, कुछ फॉग सी निकल रही हो मुंह से। एक्चुअली में जो आपको ये धुआं फॉग दिखती है ये क्या है? ये वही बहुत सारी छोटी छोटी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। आपके मुंह से निकला वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है इन छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स में। एग्जैक्टली वही प्रोसेस जो बादलों में होता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके मुंह से जो बाहर निकल रहा है विंटर में वो एक तरीके का मिनी क्लाउड है।
अब डॉक्टर शेफर ने भी यही चीज होती हुई नोटिस करी, लेकिन वो इसे एक स्टेप और आगे ले गए। उन्होंने सोचा कि क्या होगा अगर मैं इस बॉक्स को और ठंडा बना दूंगा। ये करने के लिए उन्होंने ड्राई आइस का इस्तेमाल किया। ड्राई आइस बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। इसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेशन और कूलिंग के लिए, और ये सिर्फ -78 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने कुछ ड्राई आइस ले जाकर कोल्ड बॉक्स में रख दी, और फिर जब इन्होंने जाकर ब्रीद आउट किया उस बॉक्स के अंदर, कुछ चमत्कारी इन्हें होते हुए दिखा। अचानक से इनके मुंह से निकलने वाली हवा बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक आइस क्रिस्टल्स में बदल गई। एक ब्लूइश हेज करके इन्हें दिखाई दी। इन्होंने नोटिस किया कि अगर अचानक से इतना ठंडा टेम्परेचर होगा तो वाटर वेपर बड़ी जल्दी आइस क्रिस्टल्स में बदल जाएगा। और ये चीज एक बार फिर से क्लाउड्स में होती है लास्ट स्टेज पर। जब वो आइस क्रिस्टल्स बड़े होने लगते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। इन्होंने देखा कि ड्राई आइस का इस्तेमाल करने से ये प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड हो गया। डॉक्टर शेफर ने इमीडिएटली इस चीज को लेकर और जांच करी और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे ध्यान से समझने के लिए ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फाइनली जब इन्होंने चीजों को समझा, इन्होंने रियलाइज किया कि इस चीज का तो रियल लाइफ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों ना आसमान में मौजूद बादलों को जल्दी से ठंडा बनाने की कोशिश की जाए ड्राई आइस का इस्तेमाल करके, ताकि हमें इंस्टेंटली स्नोफॉल और बारिश देखने को मिले। 13 नवंबर 1946 डॉक्टर शेफर ने एक प्लेन उड़ाया न्यूयॉर्क से। अपने साथ इस एरोप्लेन में करीब 2.5 किलो ड्राई आइस ये लेकर गए, और माउंट ग्रेलॉक पहाड़ी के पास मौजूद एक बादल पर इन्होंने अपना टेस्ट कंडक्ट किया। एरोप्लेन से लिटरली इन्होंने क्रश ड्राई आइस को बादलों के ऊपर फेंका, और जो इन्हें रिजल्ट दिखा वो कमाल का था। इन्होंने देखा कि अचानक से भारी स्नोफॉल और बारिश हो रही है, और यहां से ही दोस्तों इन्वेंशन हुआ क्लाउड सीडिंग का। आज के दिन डॉक्टर विंसेंट शेफर को क्रेडिट दिया जाता है क्लाउड सीडिंग के इन्वेंशन के पीछे। लेकिन इससे पहले एक और आदमी थे, विलियम राइश करके, जिन्होंने क्लेम किया था कि अमेरिका में उन्होंने एक क्लाउड बस्टर मशीन बना ली है। ये कहते थे कि ये ऑर्गन एनर्जी का इस्तेमाल करके, कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करके ये एटमॉस्फेयर को मैनिपुलेट कर सकते थे और बारिश ला सकते थे। इन्होंने अपनी रिसर्च का नाम दिया कॉस्मिक ऑर्गन इंजीनियरिंग। लेकिन जैसा आप गेस कर ही सकते हो, ये उस टाइप के लोगों में से थे जो फ्रॉड चीजें क्लेम करते थे। इनकी मशीन बिल्कुल काम नहीं करी, और ये बस क्रेडिट लेने का एक तरीका था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डॉक्टर शेफर के अलावा एक और साइंटिस्ट थे जो क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। साइंटिस्ट डॉक्टर बेरहार्ड फॉन गुड। इनका आइडिया था कि मैं ये नहीं चाहता कि ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाए जिससे चीजें ठंडी बने और फिर जाकर यहाँ पर क्लाउड सीडिंग हो। मैं चाहता हूं कि कोई एक ऐसा केमिकल इस्तेमाल कर लिया जाए जिससे ये प्रोसेस पूरा किया जा सके। इनका आइडिया पानी की कंडेंसेशन प्रॉपर्टी पर आधारित था, एक ऐसी चीज जो शायद आप जानते ना हो। बात क्या है दोस्तों, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक कंडीशन है। वाटर वेपर को वाटर में बदलने के लिए, कंडेंसेशन के प्रोसेस को होने के लिए एक नॉन गैसियस सरफेस की जरूरत होती है। यानी कि एक सॉलिड सरफेस या लिक्विड सरफेस चाहिए कंडेंसेशन के प्रोसेस को करने के लिए। अगर ये सरफेस नहीं मौजूद होगा तो कंडेंसेशन नहीं हो सकती। बिना इस सरफेस के कहा जाता है कि वाटर वेपर ही बना रहेगा, चाहे टेम्परेचर -10 डिग्री तक भी क्यों ना गिर जाए। अब आप पूछोगे, लेकिन पहले मैंने वीडियो में कहा था कि वाटर वेपर की कंडेंसेशन हो रही है जब हवा ठंडी हो रही है, तो वो कैसे हो रही है बिना किसी सरफेस के? वहां भी सरफेस का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हमारी एटमॉस्फेयर में होते हैं, जो पॉलन्स हमारी हवा में घूमते हैं, ये सरफेस की तरह एक्ट करते हैं कंडेंसेशन के प्रोसेस को कराने के लिए जब बादलों की फॉर्मेशन होती है। तो बात क्या है, जितना ज्यादा अच्छा सरफेस मौजूद होगा उतनी ही ज्यादा जल्दी कंडेंसेशन होगी और ज्यादा अच्छे तरीके से कंडेंसेशन होगी। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप अपने बाथरूम में देख सकते हैं। जब आप नहाते हैं, शावर करते हैं, अगर आपके शावर के आसपास ग्लास लगे हुए हैं तो उन ग्लास पे कंडेंसेशन देखने को मिलती है, वाटर वेपर जाकर कलेक्ट कर जाता है। या फिर जब ज्यादा ह्यूमिडिटी हमें देखने को मिलती है, आपने नोटिस किया होगा कि अगर विंटर का मौसम है तो खिड़कियों के कोनों में आपको कंडेंसेशन होती हुई दिख रही होगी, वाटर ड्रॉपलेट्स जमा होते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि घर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, वाटर वेपर की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वो वाटर वेपर जाकर कंडेंस कर जाता है जब वो ठंडी खिड़की से टकराता है, और वो खिड़की का जो ग्लास है वो एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है कंडेंसेशन को होने के लिए। तो डॉक्टर फोनगुड का यही लॉजिक था कि अगर मैं किसी तरीके से बेटर सरफेस प्रोवाइड कर सकूं तो कंडेंसेशन का प्रोसेस और जल्दी होगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सिल्वर और आयोडाइड जैसे केमिकल से, और सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करके इन्होंने देखा कि एक्चुअली में सिल्वर आयोडाइड बहुत ही अच्छा सरफेस प्रोवाइड करता है वाटर वेपर को। सिल्वर आयोडाइड की प्रॉपर्टी है कि ये काफी सारा मॉइस्चर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वाटर वेपर इसकी तरफ आकर्षित भी हो जाता है और कन्वर्ट भी हो जाता है वाटर में। आज के दिन कई और सिल्वर आयोडाइड जैसे मटेरियल्स के बारे में हम जानते हैं जिनकी खास बात है अपने आसपास मौजूद मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करना, और इन मटेरियल्स को हम बुलाते हैं क्लाउड सीड्स या फिर क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। ठीक उसी तरीके से जैसे ड्राई आइस को बादलों में फेंका था डॉक्टर शेफर ने, हम इन क्लाउड सीड मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बादलों में फेंकने के लिए, जिससे कंडेंसेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाए और हमें जल्दी से बारिश देखने को मिले। अब आपको सुनकर लगेगा कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन इन दोनों मेथड्स को ऑलरेडी इस्तेमाल किया जाने लग रहा था जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा साल 1946 में ही। और उस समय एक बड़ी ही रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी कि इतिहास में पहली बार इंसान मौसम को कंट्रोल कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में जो प्रोसेस था क्लाउड सीडिंग करने का, वो धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। सबसे पहले ये रियलाइज किया लोगों ने कि ये क्लाउड सीडिंग का जो मेथड है, एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करना और उनके ऊपर जाकर क्लाउड सीड्स टपकाना, ये बड़ा ही एक्सपेंसिव मेथड है। इसका एक ऑल्टरनेटिव डिसाइड किया गया कि जमीन से ही हम रॉकेट्स शूट अप करें
जिनमें क्लाउड सीड्स डली हो और ये बादलों में जाकर टकराएं और क्लाउड सीड्स को वहां बिखेर दें। जैसे ही दुनिया भर के लोगों को, सरकारों को इस आविष्कार के बारे में पता चला, हर कोई लग गया ढूंढने में कि किस तरीके से वो अपने फायदे के लिए इस क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवंबर 1955 में थाईलैंड देश के जो राजा थे, उन्होंने एक थाईलैंड रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये पहले लोगों में से थे रियलाइज करने वाले कि क्यों ना हम ड्राउट के इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। थाईलैंड में किसान अक्सर शिकार बनते थे सूखा का। इन राजा के द्वारा सजेस्ट किया गया मेथड कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा। आज के दिन इस प्रोग्राम को रन किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल रेन मेकिंग एंड एग्रीकल्चर एविएशन के द्वारा थाईलैंड में। आगे चलकर साल 2001 में यूरेका ऑर्गेनाइजेशन ने थाईलैंड के इन राजा को एक अवार्ड भी दिया था इसके लिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्लाउड सीडिंग ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए 1983 में, 1984-87 में और तमिलनाडु सरकार के द्वारा 93-94 में, जब एक सीवियर ड्राउट की सिचुएशन आई थी तमिलनाडु में। कर्नाटका सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग को इनिशिएट किया था 2003-04 में। और महाराष्ट्र की स्टेट में भी एक यूएस कंपनी वेदर मॉडिफिकेशन इंक ने ऑपरेशंस कंडक्ट किए उसी साल। ये ऑपरेशंस कितने सक्सेसफुल हुए इसकी आगे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले बहुत से देशों ने ये रियलाइज किया कि क्लाउड सीडिंग का वो इस्तेमाल कर सकते हैं बारिश को रोकने के लिए भी। अगर आप कुल मिला के इस प्रोसेस को देखोगे तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कंडेंसेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे हैं। जो बादलों में वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं, हम उन्हें जल्दी से जल्दी नीचे गिराएं बारिश की तरह, ये कोशिश की जा रही है। तो अगर किसी एरिया में किसी स्पेसिफिक दिन हमें बारिश को होने से रोकना है तो उसके आसपास के एरियाज में पिछले कुछ दिनों में क्लाउड सीडिंग कर दी जाए, यानी वहां जो बादलों में वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं वो ऑलरेडी नीचे गिर जाएंगी और बादल खत्म हो जाएंगे और आने वाले दिनों में कोई बारिश नहीं देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया साल 2008 में चाइना ने बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान। वो चाहते थे कि ओपनिंग सेरेमनी के दौरान कोई बारिश ना हो जिससे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इसके बाद दोस्तों फरवरी 2009 में चाइना ने आयोडाइड स्टिक्स का इस्तेमाल किया जब ड्राउट आ रहा था बीजिंग में। उसे काउंटर करने के लिए इन्होंने स्नोफॉल लाई बीजिंग के एरिया में। करीब 3 दिन तक बर्फ गिरी और इनकी 12 सड़कों को बंद भी करना पड़ा था बर्फबारी की वजह से। और अब इनका प्लान है कि इनकी यांगत्से रिवर को ये रिवाइव करें इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके। आसान नहीं होगा इतनी बड़ी रिवर को रिवाइव करना, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ शायद अचीवेबल हो सकता है। इनफैक्ट प्रॉपर प्लानिंग और रिसोर्सेज की सही यूटिलाइजेशन के साथ क्या पॉसिबल नहीं है अचीव करना। लेकिन एक ऐसा रिसोर्स जिसे हम लोग इतना वैल्यू नहीं करते वो है टाइम। हम अक्सर टाइम को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और फ्लो के साथ चलते रहते हैं, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो अगर बीत गया तो लौट कर वापस नहीं आता। हम अक्सर अपने दिन का बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हैं फालतू की चीजों में, स्मार्टफोन पर स्क्रॉल करते हुए या प्रोक्रेस्टिनेशन में। ये मेरे साथ भी पहले बहुत होता था, लेकिन फिर मैंने अपना एक नया सिस्टम बनाया प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का। इस नए सिस्टम की वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी तेजी से इंप्रूव हुई है जिसकी मदद से मैं ट्रैवल कर पाता हूँ दुनिया भर में और ऐसे वीडियोस आपको रेगुलरली दे पाता हूँ। और फिर मैंने सोचा क्यों ना ये सिस्टम आप लोगों को भी सिखाया जाए, इसलिए मैंने लॉन्च किया अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी कोर्स। इस कोर्स में आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से बदलाव ला सकते हैं। दिए गए असाइनमेंट्स को करने के बाद आपको दिखेगा कि कैसे अचानक से आपके पास एक दिन में कितना सारा टाइम है। हंड्रेड्स ऑफ लोग जिन्होंने इस कोर्स को लिया है उनका फीडबैक जबरदस्त रहा है। आप स्क्रीन पे उनके रिव्यूज देख सकते हैं, कैसे उन्होंने भी सिमिलर चीजें नोटिस करी, पॉजिटिव चेंजेस नोटिस की अपनी जिंदगी में। अगर आप भी तैयार हैं इस बदलाव के लिए अपनी जिंदगी में, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आप ऐसे पहले 400 लोगों को स्पेशल 40% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड RAIN40 इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से जाकर ट्राई आउट करके देख सकते हैं। और मैं टॉपिक पर वापस आता हूँ। बर्फ से याद आया, कई स्की रिजॉर्ट्स हैं यूएसए में जो एक्चुअली में इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं स्नोफॉल लाने के लिए, क्योंकि स्की रिजॉर्ट्स को चलते रहने के लिए बर्फ की जरूरत है जिस पर लोग स्कीइंग कर सके। अगर बर्फ नहीं गिरेगी तो रिजॉर्ट्स नहीं काम कर पाएंगे, तो इसलिए वो इस्तेमाल करते हैं इसका आर्टिफिशियली बर्फ प्रोड्यूस करने के लिए। ये सारे तो डायरेक्ट यूजेस हुए क्लाउड सीडिंग के। इसके अलावा क्या आप जानते हैं क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है जो ओले पड़ते हैं ना, ओलों का साइज कम करने के लिए, ताकि उनसे नुकसान इतना ज्यादा ना हो। या फिर जो फॉग हमें देखने को मिलती है, फॉग का अमाउंट कम करने के लिए एयरपोर्ट्स के अराउंड स्पेशली, ताकि फ्लाइट्स टाइम पर उड़ सके। दुनिया में कुछ एयरपोर्ट्स इसका एक्चुअली में इस्तेमाल करते भी हैं फॉग को कंट्रोल करने के लिए। बुल्गारिया देश एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका। बुल्गारिया में एक्चुअली में एक नेशनल नेटवर्क ऑफ हेल प्रोटेक्शन बनाया गया है। अपने खेतों के आसपास इन्होंने स्ट्रेटेजिकली रॉकेट्स लगाए सिल्वर आयोडाइड्स के। जब इन्हें दिखता कि एक हेल आने वाला है, यानी ओले गिरने वाले हैं, तो इन्होंने उन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया उन्हें कंट्रोल करने में। और सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है ये करने में। काफी इफेक्टिव प्रूव हुई है स्ट्रेटेजी। और 1960 से लेकर आज तक जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसने प्रूव किया है कि काफी भारी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लॉसेस होते वो बच गए इस टेक्नोलॉजी की मदद से। यहाँ पर रशिया ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका ट्राई किया था क्लाउड सीडिंग का। साल 2008 में उन्होंने कोशिश करी क्लाउड्स को सीड करने की सीमेंट बैग्स का इस्तेमाल करके, लिटरली सीमेंट का इस्तेमाल करके। और हुआ क्या कि 17 जून 2008 की बात है, एक सीमेंट का बैग जो इन्होंने फेंका था बादलों के ऊपर, वो बादलों में जाकर पिघला नहीं बल्कि एक घर के ऊपर जाकर गिर गया और 3 फीट का बड़ा सा गड्ढा हो गया एक आदमी के घर पर। तो देख लो, अगर कभी आपके घर पे कोई सीमेंट का बैग आकर गिरता है तो समझ लेना कि यहाँ पर क्या होने लग रहा है। अब हर टेक्नोलॉजी के दोस्तों फायदे नुकसान होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्लाउड सीडिंग जैसी चमत्कारी टेक्नोलॉजी हो और इसका कोई नुकसान ना हो। सबसे बड़ा ऑब्वियस कंसर्न जो उठाया जाता है क्लाउड सीडिंग को लेकर वो ये है कि इससे लॉन्ग टर्म क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे वेदर पर। क्या लगता है आपको, कोई हानिकारक इंपैक्ट होगा इसका? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो हानिकारक इंपैक्ट होगा इसका। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों
दोस्तों कि अभी तक जितनी भी स्टडीज करी गई हैं क्लाउड सीडिंग को लेकर, इन्वायरमेंट पर कोई भी लास्टिंग नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देखे गए। इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि अगर आप गहराई से इस प्रोसेस को समझोगे, आपको पता लगेगा कि बेसिकली ये प्रोसेस है क्या। हम कंडेंसेशन के इफेक्ट को स्पीड अप कर रहे हैं, कोई चमत्कारी तरीके से बादल नहीं बना रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग बादल हैं, हम उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि अभी बारिश हो जाए उन बादलों से बाद में होने की जगह। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सोचकर देखोगे, आपको दिखेगा कि शायद ये उतनी भी यूजफुल टेक्नोलॉजी नहीं है जितना आपको लग रहा हो। हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कल की जगह आज बारिश करा दें, इस रीजन की जगह इस रीजन में बारिश करा दें। लेकिन ओवरऑल हम अपनी इमेजिनेशन से हवा में वाटर वेपर नहीं डाल सकते। हवा में अगर वाटर वेपर मौजूद है तभी तो जाकर बादल बनेंगे। अगर वाटर वेपर ही नहीं होगा तो कहां से बादल बनेंगे, कहां से क्लाउड सीडिंग करी जाएगी। यही कारण है दोस्तों कि काफी ऐसी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काम नहीं करती। बारिश की टोटल संख्या को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इस चीज को लेकर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है हमारे पास फेवर में या अगेंस्ट में। शुरुआत में एक कंसर्न लोगों का यह भी था कि सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करने से हमें इंजरी हो सकती है इंसानों को या बाकी जानवरों को अगर ज्यादा एक्सपोजर सिल्वर आयोडाइड का हुआ। लेकिन बहुत ही थोड़े अमाउंट का सिल्वर आयोडाइड इस्तेमाल किया जाता है क्लाउड सीडिंग में, तो कोई भी इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल और हेल्थ इंपैक्ट इसका नहीं पड़ता। और अब तक आप ये भी समझ गए होंगे दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस कितनी बड़ी हैं। इमेजिन करो अगर इंडिया में हवा साउथ टू नॉर्थ बहने लग रही है, जो बारिश का सीजन है वो साउथ से नॉर्थ में ही जाता है, तो जो पहले बादल है वो कर्नाटका, केरला के एरियाज में आते हैं, बाद में ये बादल जाकर दिल्ली तक पहुंचते हैं। क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके हम फोर्स कर सकते हैं कि ये बादलों की बारिश यहीं केरला, कर्नाटका में हो जाए, दिल्ली तक पहुंचने की जगह। इमेजिन करो इंडिया में जो हवाएं हैं वो वेस्ट टू ईस्ट बहने लग रही हैं, तो राजस्थान का जो डेजर्ट है उसके ऊपर से कुछ बादल जा रहे हैं। अगर हम क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करें राजस्थान में बारिश कराने के लिए, तो वो बादल तो खत्म हो जाएंगे। अगर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो हो सकता है वो बादल दिल्ली तक पहुंचकर इतने बड़े होते कि दिल्ली में जाकर बरसते। तो कुल मिला के क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी हमें बस चॉइस दे रही है, बादलों को राजस्थान में बरसाना है या दिल्ली में बरसाना है, बारिश जल्दी आनी चाहिए या उसे थोड़ा डिले कर दें। ये कंट्रोल कर सकते हैं हम। ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि राजस्थान के ऊपर बादल ही नहीं है तो अचानक से बादल ले आए, ये पॉसिबल नहीं है। रीसेंट टाइम्स की बात करें तो नई टेक्नोलॉजीज भी निकल कर आ रही हैं क्लाउड सीडिंग को लेकर, जैसे कि एक रीसेंट टेक्नोलॉजी आई है क्लाउड जैपिंग की। इस मेथड में क्या किया जाता है, ड्रोन्स हवा में जाकर बादलों को एक इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। ये पाया गया है कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो और आसानी से एक दूसरे के साथ मर्ज करके बड़ी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। तो लिटरली इलेक्ट्रिक करंट अगर हम डालेंगे बादलों में तो ज्यादा जल्दी बरस जाएंगे वो। इस मेथड को करंटली यूएई जैसे देशों में टेस्ट किया जा रहा है और कुछ जगहों पर सजेस्ट किया गया है कि क्लाउड सीडिंग और क्लाउड जैपिंग की टेक्नोलॉजी को साथ में इस्तेमाल किया जाए, कि हम सिल्वर आयोडाइड का भी इस्तेमाल करें और साथ में इलेक्ट्रिक करंट भी दें ताकि और जल्दी बरस जाए बादल। इससे जो प्रोसेस की एफिशिएंसी है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। पूरे इतिहास में इसका एक ही बड़ा एग्जांपल है जहां पर क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी को गलत काम के लिए इस्तेमाल किया गया। ये बात है 1970s की वियतनाम वॉर के दौरान। अमेरिकन एयरफोर्स ने ऑपरेशन पोपाई लॉन्च किया था, जिसे 1967 से लेकर 1972 के बीच में कैरी आउट किया गया। एक हाईली क्लासिफाइड प्रोग्राम था जिसका मकसद था कि जो मॉनसून सीजन है वियतनाम के कुछ एरियाज के ऊपर उसे एक्सटेंड कर दिया जाए। इसकी मदद से जो नॉर्थ वियतनाम की मिलिट्री सप्लाईज होंगी वो इफेक्ट हो जाएंगी। जब ज्यादा बारिश होगी, सड़कें ठीक नहीं होंगी, मिट्टी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, लैंडस्लाइड्स आने के चांसेस बढ़ेंगे, मिलिट्री पर एक बुरा असर पड़ेगा। अमेरिकन एयरफोर्स का मोटो था यहाँ पर मेक मड नॉट वॉर। इन्होंने सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया, क्लाउड सीडिंग करी ताकि जल्दी से बारिश हो, ज्यादा बारिश हो वियतनाम में। और ये पहला और इकलौता केस कहा जाता है मीटियोरोलॉजिकल वॉरफेयर का। थैंकफुली इसके बाद से किसी और देश ने इस टेक्नोलॉजी का इस तरीके से गलत प्रयोग नहीं किया है। लेकिन कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी जरूर हैं जो लोगों के बीच फैली है इस टेक्नोलॉजी को लेकर। साल 2021 में यूएसए में टेक्सास में स्नोफॉल हुई थी, जो कि बहुत रेयर होता है होना, और कई कंस्पिरेसी थ्योरीज का कहना था कि ये सरकार मैनिपुलेट करने लग रही है वेदर को अपने सेल्फिश रीजंस के लिए। वो जानबूझकर स्नोफॉल गिरा रहे हैं टेक्सास में। उन्होंने ब्लेम बिलियनियर बिल गेट्स पर भी डाला, कहकर कि बिल गेट्स ये करने लग रहे हैं। बाद में यही कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ने कैलिफोर्निया में हुए ड्राउट के लिए सरकार पर भी ब्लेम डाला, कहते हुए कि उनकी वेदर मैनिपुलेशन की वजह से ये हो रहा है। ये सारे क्लेम्स एक बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी में टाई इन करते हैं जिसका नाम है द केमट्रेल कंस्पिरेसी थ्योरी। आइडिया ये है इस थ्योरी के पीछे कि सारे हवाई जहाज ऐसे केमिकल्स कंटेन करते हैं जो वेदर मॉडिफाई कर सके, साइकोलॉजिकली लोगों को मैनिपुलेट कर सके और ह्यूमन पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके। ऑब्वियसली बार बार इन क्लेम्स को झूठा प्रूफ किया जा चुका है साइंटिस्ट के द्वारा। ऐसी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती। टेक्नोलॉजी यही है जो मैंने आपको बताई और बहुत ही लिमिटेड टेक्नोलॉजी है। स्ट्रैटेजिकली कुछ जगहों पर इसका डेफिनेटली इस्तेमाल किया जा सकता है। ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में अगर बारिश नहीं करानी, किसी क्रिकेट मैच में अगर बारिश को होने से रोकना है तब इस्तेमाल किया जा सकता है, या अगर आपकी शादी में आपके पास करोड़ों रुपए हैं बारिश होने से रोकने के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओवरऑल बड़ी चीजों के लिए, ड्राउट्स को फाइट करने के लिए और क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों के अगेंस्ट फाइट करने के लिए शायद से ये टेक्नोलॉजी यूजलेस ही रहेगी। आप